हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजेंद्र कुमार शास्त्री जी की लिखी हुई एक अनोखी प्रेम कहानी का 32वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 31 भाग नहीं देखे तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। रुद्र अदिति के हाथ को पकड़कर उसे बाहर लेकर जा ही रही थी कि तभी उसके पीछे से नयनतारा की आवाज सुनाई दी। ठहरो। नयनतारा ने जैसे ही कहा रुद्र रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो नयनतारा ने ही उसे रोका था। ये देखकर अदिति को भी कुछ समझ नहीं सकी थी कि आखिर इसने उसे क्यों रोका है। वो तो यही तो चाहती थी कि उसकी आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे। खैर रुद्र कुछ सोचता कि आखिर नयनतारा ने उसे रोका क्यों है, उससे पहले ही वो गुस्से में जोर से बोली, रुद्र, इसने तुम्हें धोखा दिया है। क्या तुम्हें लगता है इसे घर से निकाल देने से काम चल जाएगा? ये फिर भी तुम्हारी पत्नी ही बनी रहेगी। मेरे ख्याल से तुम्हें इसे तलाक दे देना चाहिए। मैं नहीं चाहती हूँ कि इस जैसी औरत तुम्हारी पत्नी बनकर रहे। मैं तुम्हारी किसी और लड़की से शादी करवाऊंगी। नयनतारा ने जैसे ही अपने मुंह से ये जहर उगला, दादी गुस्से में फूट पड़ी। शर्म करो नयनतारा, ये क्या कह रही हो तुम? क्या तुम अपने ही बेटे के उजड़े हुए घर को देख सकोगी? रुद्र, ये क्या बचपना है इस बुढ़ापे में बेटा? मुझे अब ये सब देखना पड़ेगा। माना अदिति ने तुम्हें अपने पास्ट के बारे में कुछ नहीं बताया, माना ये तुम्हें बता सकती थी, लेकिन जरा सोचो तो सही, क्या तुमने इसे कुछ भी कहने का मौका दिया? क्या तुम इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो कि जब अदिति तुम्हें अपने पास्ट के बारे में बताने वाली थी तो तुमने उसे चुप करवा दिया था? ये झूठ तो नहीं बोल रही है ना? अगर तुम्हारे मुंह पर बोल रही है, ये चाहती थी कि तुम्हें सब कुछ बताना, लेकिन तुमने शादी से पहले इसे मौका ही कहाँ दिया? फिर अगस्त्या ने इसे अपनी माँ मान लिया। उसने जैसे ही कहा अगस्त्या की आंखों में आंसू आ गए। तो क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ मम्मा? वो रो पड़ा। नहीं बेटा, तुम मेरे ही बेटे हो, तुम तुम्हारी माँ के ही बेटे हो, बस ये सब ऐसे ही बोल रहे हैं। उसने अगस्त्या को गले से लगा लिया। तभी रुद्र ने अगस्त्या को हाथ से पकड़ा और उसके बाद बोला, मेरे बेटे को छोड़ दो, मैं तुम्हारी जैसी औरत को इसे छूने भी नहीं दूंगा। लीव हिम। उसने जबरदस्ती अगस्त्या को छुड़वा लिया। इस दौरान रुद्र इतना खड़ूस और गुस्सैल हो जाएगा उसने कभी सोचा भी नहीं था। रुद्र, तुम ये गलत कर रहे हो। मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूँ दादी माँ। रूबल, अगस्त्या को रूम में लेकर जाओ। अगर ये फिर भी रूम से बाहर आने की कोशिश करे तो इसे रूम में लॉक कर दो। रुद्र ने जैसे ही क्रोधित होकर कहा। रूबल ने इस बार उसके साथ कोई बहस नहीं की और उसके बाद वो अगस्त्या को खींचकर लेकर जाने लगी। तभी वो रोते हुए बोला, आंटी, वो मैं मम्मा को नहीं जाने दूंगा। जिद मत करो अगस्त्या, गो। उसने जैसे ही कहा अगस्त्या काफी ज्यादा डर गया। वो रोते हुए बोला, आप बहुत गंदे हो पापा, बहुत गंदे। मैं अब आगे से आपके साथ कभी बात नहीं करूंगा, उसने रोते हुए कहा। जिसके बाद रूबल ने उसे गोद में उठाया और वो उसे वहां से लेकर चली गई। उसे यूं लेकर जाते वक्त अदिति की आंखों में आंसू बह निकले। वो रुद्र को उस पल सब बता देना चाहती थी कि वो उसका और रुद्र का ही बेटा है, और उस दिन जिस अजनबी के साथ वो सोई थी वो कोई और नहीं बल्कि रुद्र ही था। लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहती थी। आज उसका विश्वास टूटा था। आज वो रुद्र से खफा थी। एक मेडिकल रिपोर्ट की वजह से रुद्र ने उस पर शक किया था। वो चाहता था उस मेडिकल रिपोर्ट से रिलेटेड कई सारे सवाल उससे अकेले में ही कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था। और यही वजह थी कि इस बार उसने खामोश रह जाना सही नहीं समझा था। वो कुछ क्लियर नहीं करना चाहती थी। तो वहीं रुद्र ने जिस तरह से सबके सामने बिहेव किया था, वो अब उसे हरगिज नहीं भूलना चाहती थी। रुद्र उसकी उन बातों का बतंगड़ बना रहा था जिनका कोई खास मतलब भी नहीं था। हालांकि ये भी सच था कि उसे सच मालूम ही नहीं था। अदिति ने उसके तबीयत बिगड़ जाने के खतरे की वजह से उसे कुछ भी नहीं बताया था। वो अगस्त्या के साथ होने पर ही क्लियर कर देना चाहती थी, लेकिन उसे उतना मौका ही नहीं मिला था। रुद्र उसके साथ जिस कदर प्यार से पेश आ रहा था, उससे उसे लग रहा था जैसे वो उसे हद से ज्यादा प्यार करता है। और यही वजह थी कि उसने उन मोमेंट्स को एंजॉय करना ही सही समझा। यही नहीं, उसे अब वो पल भी याद आ रहा था जब वो एक दिन उसे सब बता देना चाहती थी। तभी रुद्र ने उसके होठों पर हाथ रखकर उसे चुप रह जाने को बोल दिया था और उसे कुछ नहीं जानना। उसका जो भी पास्ट रहा है उससे उसे कोई मतलब नहीं है। वो उसे प्रेजेंट में प्यार करता है, यही बस है। यही वजह थी कि अदिति काफी खुश हो गई थी और उसके बाद वो उसके साथ इंटीमेट हो गई थी। लेकिन अब
अब वो अपनी उस गलती पर पछता रही थी। वो मन ही मन यही सोच रही थी कि काश वो उस दिन उसे ये सब बता देती तो कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता, जो उसे गलतफहमी ना होती। लेकिन ये भी तो सच था ना कि रुद्र अगर उससे प्यार करता तो वो इन सब बातों को इतना बढ़ावा नहीं, बल्कि वो उससे अच्छे से ही हर सवाल का जवाब जानने की कोशिश करता, और जहाँ उसको डाउट होता वो उन सबको अदिति से प्यार से क्लियर करवा लेता। यही वजह थी कि अब उसे इस मैटर में खुद की कोई गलती नहीं लग रही थी। वो अच्छे से समझ चुकी थी कि अगर रुद्र उसे अच्छे से समझता तो ये सब होता ही नहीं, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था। ऐसे में अब उससे भी एक्सप्लेन ना करने का मन बना लिया था। उसे यूं चुप रहा देखकर रुद्र बोला, चलो अब जाओ मेरे घर से, मैं नेक्स्ट वीक तक तुम्हारे पास तलाक के पेपर भेज दूंगा अदिति। श्योर मिस्टर रुद्र प्रताप सिंह राठौड़, मैं भी यही चाहती हूँ, अब तो आप भिजवा ही देना। आपको क्या लगता है कि आप मुझे तलाक की धमकी देंगे तो मैं पीछे हट जाऊंगी? बिल्कुल नहीं। लेकिन आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं इसका एहसास एक दिन आपको हो ही जाएगा। जो लोग आपको अपने करीबी लग रहे हैं एक दिन वही आपको बर्बाद कर देंगे, उसने रोते हुए कहा और अपने कदम मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ाए। अरे अपना सामान तो ले जाओ, ये सामान मेरे ससुराल का है। अदिति सिंह के कपड़ों में कमी नहीं है सासू माँ, खुश हो जाना अब तो, अदिति ने नयनतारा को आंखें दिखाते हुए कहा। और जैसे ही जाने लगी तो दादी माँ बोली, बहू तुम तो समझदार हो, पहले तो तुम भी चाहती थी ना यहाँ रहना। इसको बस गुस्सा आया हुआ है, सब ठीक हो जाएगा, बात इतनी भी नहीं बड़ी है, प्लीज रुक जाओ। नहीं दादी माँ, मैं अब नहीं रुक सकती। जहाँ बात आत्मसम्मान के आए मैं वहाँ एक पल के लिए भी नहीं रुक सकती हूँ। आप प्लीज मुझे समझने की कोशिश कीजिए। आप सबने मुझे यहाँ पर इतना प्यार और सम्मान दिया, इसके लिए दिल से शुक्रिया। लेकिन अब मैं इस घर में एक पल के लिए भी रुक नहीं सकती हूँ। जहाँ मेरी इज्जत नहीं वहाँ रुकने का कोई मतलब भी नहीं है, उसने दुखी होकर कहा। और उसके बाद वो जाने लगी। रुद्र ने उसे इस दौरान एक पल के लिए भी मुड़कर नहीं देखा था। उसे लगा था उसकी नाराजगी दूर होगी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तभी अदिति जैसे ही चौखट को पार करने लगी, दादी माँ बोली, रुक जाओ बहू। रुद्र, रोक ले बेटा इसे। ऐसे संध्या वक्त जब घर से बहू जाती है तो बहुत बुरा होता है, अपशगुन होता है। बेटा रोक लो उसे, उसने तुम्हें हर मुश्किल हालातों में संभाला है। वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। अब जब तुम्हें उसे संभालने की बारी आई तो तुमने कन्नी काट ली। उसे रोक लो, ऐसे वक्त में जब तुम साथ नहीं होगे तो कौन होगा बेटा। सारे गिले शिकवे मिटाकर उसे अपने पास बुला लो। मेरी बात मानो, वो प्रेग्नेंट है। दादी माँ ने जैसे ही कहा रुद्र के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तभी वो जोर से बोला, ठहरो। उसने जैसे ही कहा, दादी माँ, रूबल और घर के बाकी के नौकरों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, तो वहीं दूसरी तरफ नयनतारा और माया के चेहरे पर मायूसी ने जगह ले ली। उसके कहते ही वो पीछे की तरफ मुड़ी। उसे लगा रुद्र अब उसे रोक लेगा। उसने जैसे ही उसकी तरफ नजरें उठाकर देखा, सामने रुद्र के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट नजर आ रही थी। आखिर जान तो लो मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहा हूँ, रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। तो उसे समझ नहीं आया, आखिर क्यों, आपके कहने का मतलब क्या है? मतलब बाद में बताऊंगा तुम्हें, लेकिन पहले तुम ये तो जान लो कि मैंने ये सब तुम्हारी इस मेडिकल रिपोर्ट की वजह से नहीं किया है, बल्कि इस मेडिकल रिपोर्ट की वजह से किया है। उसने आज वाली मेडिकल रिपोर्ट उसे दिखाते हुए कहा। तो वो अदिति ही नहीं बल्कि वहां मौजूद हर कोई चौंक गया। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि अब तुम्हारा यूं प्रेग्नेंट हो जाना मेरी ही एक साजिश का हिस्सा था? वाट, आप कहना क्या चाहते हैं? अदिति को कुछ समझ नहीं आया। तभी दादी माँ आगे बढ़कर बोली, रुद्र ये क्या बकवास कर रहे हो तुम कहना क्या चाहते हो? इस बुढ़ापे में तुम मेरी जान लेना चाहते हो क्या, जो तुम यह सब कर रहे हो? दादी माँ ने रुद्र को गुस्से में डांटते हुए कहा, लेकिन अब भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो अदिति के बदन को इस दौरान घुरकर देख रहा था। तभी अदिति ने अपनी साड़ी के पल्लू को अच्छे से सेट कर लिया। इस दौरान उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो बुरी तरह से कांप रही थी। तभी रुद्र का यूं खामोश देखकर माया बोली, ब्रो हमें कुछ समझ नहीं आया, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? पहले आपने कहा था कि आप इसे इसलिए घर से निकाल रहे हैं क्योंकि इसने अपने डार्क पास्ट से रिलेटेड कुछ भी नहीं बताया है आपको, तो वही अब आप बोल रहे हैं कि आप इसे घर से उस ओल्ड मेडिकल रिपोर्ट की वजह से नहीं बल्कि आज ही की मेडिकल रिपोर्ट को देखकर घर से निकाल रहे हैं। आखिर कहना क्या चाहते हैं?
ये कि मैंने मिस अजिति सिंह से बदला लिया है। कैसा बदला? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैंने भला आपका क्या बिगाड़ा है? अदिति ने रोते हुए कहा। इस दौरान उसे ही नहीं बल्कि वहां मौजूद किसी भी शख्स को पता नहीं चल रहा था कि आखिर रुद्र उसके साथ ये सब क्यों कर रहा है और वो कौन से बदले की बात कर रहा है। केवल अदिति ही नहीं बल्कि वहां मौजूद हर शख्स अब रुद्र की तरफ एक सवाल के साथ देख रहा था कि आखिर वो किस बदले की बात कर रहा है। लेकिन फिलहाल रुद्र कुछ नहीं बोल रहा था। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। यही वजह थी कि अब उसे यूं मुस्कुराता हुआ देखकर अदिति को वो सब याद आ रहा था कि कैसे वो उसके साथ शुरुआत में बिहेव करता था जब पहले वो लखनऊ गया था। कैसे उसने रामलीला मैदान के बाहर उसे पहले उन गुंडों से बचाया था और बाद में जैसे ही उसे पता चला था कि जिसे उसने बचाया है वो कोई और नहीं अदिति है, तो उसने उसे धक्का दे दिया था। यही नहीं, वो पहले जहां उससे इतनी नफरत करता था वहीं उसके बाद अचानक से ही वो उसको सपोर्ट करने लगा था। तब भी उसे उस पर डाउट होता था कि आखिर वो उसके साथ अचानक से ही कुछ ही समय में इतना प्यार से बात कैसे करने लगा है और पहले उसकी नफरत का क्या कारण था। यही नहीं, उसने उसके साथ जिस तरह से फोर्सफुली शादी की थी उससे भी उसे काफी अजब लगा था। लेकिन बाद में उसका कोमा में जाना और फिर जब उसने उसे संभाला तो उसे लगा था कि अब उन दोनों की दूरियां कम हो गई है। मनाली में ही तो वो उसके क्लोज आई थी। अब हर पल अदिति की आंखों के सामने से गुजरता हुआ सा दिखाई दे रहा था। ऐसे में उसे लग रहा था जैसे वो ठगी गई हो, मानो उसे प्यार में धोखा दिया गया हो। वो यही सब सोच रही थी तभी माया ने रुद्र की तरफ देखते हुए पूछा, ब्रो आपने बताया नहीं आप किस बदले की बात कर रहे हैं? ये किसी भी बदले की बात नहीं कर रहा है। तुम और ज्यादा ना उकसाओ माया, ये सब फालतू में बकवास कर रहा है ना रुद्र बेटा? बरो कोई भी फालतू में बकवास नहीं कर रहे हैं दादी माँ। यूनो ये लड़की वही है जिसने ब्रो इतने नफरत करते थे और उसके बाद जब इन्होंने इससे शादी की तो मुझे डाउट हुआ था। आई थॉट कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो वो जिस लड़की से पहले इतनी नफरत करते थे आज वो उसी लड़की से प्यार करने लगे हैं। ब्रो ये प्यार के लायक ही नहीं है। माया फिर से बोली तो दादी माँ बीच में बोली, तुम चुप करो माया, तुम्हें पता भी है आखिर इन दोनों के बीच की क्या गलतफहमी रही होगी। अब सब ठीक हो गया है ना? रुद्र बेटा अब ये बचपना छोड़ दो, अब बहुत हुआ। देखो अदिति को कितनी तकलीफ हो रही है, वो रो रही है बेटा, उसे प्लीज और ज्यादा परेशान मत करो तुम्हें पता भी है अब वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। मुझे अच्छे से पता है तुम उसे जानबूझकर परेशान कर रहे हो ना, लेकिन अब ये मजाक बहुत हुआ और मत रो बेटा। दादी माँ की भी आंखों में अब आंसू झलक पड़े थे तो वहीं रूबल और घर के बाकी के लोग इस तमाशे को मूक दर्शक बनकर देख रहे थे। वो एकदम चुप था मगर फिर भी उसकी शक्ल को देखकर लग रहा था जैसे उसके दिमाग में कुछ तो बकवास पक रही है। ऐसे में दादी माँ ने फिर से कहा, रुद्र तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? मुझे कुछ सुनाई नहीं देता दादी माँ, आपको भी अच्छे से पता है मैं इस लड़की से सदा से ही नफरत करता आया हूँ, सदा से। माया और मोम, यू आर थिंकिंग राइट। रुद्र प्रताप सिंह राठौड़ कभी इस लड़की से प्यार नहीं करता था। मैंने इससे बदला लिया है। मैंने इससे बदला लेने के लिए पूरे 7 साल इंतजार किया था दादी माँ, और जब 7 साल पुराने बदले को पूरा करने की बारी आई तो आप बोल रहे हैं कि मैं सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ जाऊं। आखिर कैसे दादी माँ, आखिर कैसे मैं वो सब भूल जाऊं जो फैक्ट्री जलने के बाद हुआ? आखिर कैसे मैं अपने पापा की मौत को भूल जाऊं? इसकी वजह से, हाँ सिर्फ इसकी वजह से ही सब बर्बाद हुआ था। ये वक्त पर हेल्प लेकर नहीं आई थी दादी माँ, इस वजह से हमारी फैक्ट्री बर्बाद हो गई। इसको उस दिन कोई फर्क नहीं पड़ा था जब फैक्ट्री में आग लगी थी। तो पता है दादी माँ, इसने मुझे रोक लिया था। बोली थी रुक जाओ। एक तरफ पापा का सपना स्वाहा हो रहा था, ये मुझे प्यार से रोके रख रखी थी। आखिर तुम्हें फर्क क्यों पड़ रहा था उस दिन? बोलो अदिति। रुद्र की आंखों में अब आंसू थे। वो जब कुछ नहीं बोली तो रुद्र फिर से बोला, मैं अपने पापा की मौत का अब इससे बदला लेकर रहूंगा। उसने अदिति को घुरकर देखते हुए कहा तो वो सामने वो भी भड़क गई। मैंने आपको सब कुछ बताया है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। अब भी अगर आप जानबूझकर फैक्ट्री के जलने का इल्जाम मुझ पर लगा रहे हैं तो फिर ये सरासर गलत है। अच्छा, और तुम्हें लगता है तुम्हारी मन घड़त कहानी को सुनकर मैं मान जाऊंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तुम पर कभी भरोसा नहीं था, कभी भी नहीं। रुद्र ने उसके चारों ओर गोल गोल चक्कर काटते हुए कहा,
उसका ऐसा रूप देखकर नयनतारा और माया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तभी माया ने आग में घी डालने का काम किया। आप सही कह रहे हैं ब्रो। इसने जब आपके साथ गलत किया था तो बदले में इसके साथ भी यही होना चाहिए। लेकिन अब आप क्या करने वाले हैं? माया अब तमाशे का इंतजार कर रही थी। तभी वो अदिति को घूरते हुए बोला, बताता हूँ माया, तुम्हें सब बताता हूँ मैंने अपने 7 साल पुराने बदले को लिया है। प्रेग्नेंट होना, ये मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है ना। आखिर मैं यही तो चाहता था। इसी दिन का तो मैं इंतजार कर रहा था कि तब तुम मेरे बच्चे की माँ बनो और उसके बाद मैं तुम्हें अपने घर से बाहर निकाल दूं। तुम्हें क्या लगा था मुझे तुम्हारे पास्ट को लेकर कुछ भी नहीं पता था? सब पता था, लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेल रहा था। कैसा गेम? रुद्र, तुम अब गलत कर रहे हो। तुम पागल हो गए हो क्या? रुद्र की दादी माँ बोली। हाँ दादी माँ, मैं पागल हो गया हूँ। इसकी वजह से हमारी फैक्ट्री जली थी। इसकी वजह से हमें बनारस छोड़कर आना पड़ा था। सब इसकी वजह से हुआ था दादी माँ। आपका ये पोता पूरे 7 साल तक इसको ढूंढता रहा था ताकि मैं इससे वो बदला ले सकूं, लेकिन ये मुझे कभी नहीं मिली, और मिली तो मुझे पता चला इसकी कंपनी डूब चुकी है। इसीलिए मैंने इसके राइट्स खरीदे। इसके बाद मैंने इसके गिरवी पड़े घर को मुश्ताक भाई से छुड़वाया। इन पर प्रेशर डालने के लिए मैंने ही मुश्ताक भाई से कहा था। छी, आप कितने गंदे हो, कितने बेकार। शर्म नहीं आती आपको ये सब बोलते हुए? शर्म? कैसी शर्म? जब तुम्हारी वजह से मैंने मेरे पापा को खोया तो कैसी शर्म? रुद्र ने आंखें दिखाते हुए कहा, और उसके बाद वो फिर से नयनतारा की तरफ घुरकर देखते हुए बोला। उसके बाद जब मुश्ताक भाई ने इसके घर वालों पर प्रेशर डाला तो मैंने इसके सामने 2 शर्त रखी। पहली की, या तो मेरे 20 करोड़ रुपए लौटा दो या फिर मुझसे शादी कर लो। ऐसे में इसने हाँ कर दी, लेकिन इसकी शर्त थी कि ये मेरे साथ फिजिकल नहीं होगी, अगर होती तो भी अपनी मर्जी से। रुद्र प्लीज अब बंद करो इस ड्रामे को। तुम अब निजी बातें सबके सामने लाकर गलत कर रहे हो। उसकी दादी माँ ने रुद्र को डांटते हुए कहा। आपको सुनना होगा दादी माँ, सुनना होगा। छोटे मालिक रुक जाइए। अब तक मेरी नजरों में आप भगवान के जैसे थे, लेकिन अब नहीं। प्लीज अब बंद करो इन सब को। कैसे बंद कर दो रूबल? इसकी वजह से मेरे पापा ने सुसाइड किया था। उनके मरने की वजह से मुझे सिजोफ्रेनिया हुआ। सब इसकी वजह से ही बर्बाद हुआ था। तो फिर अब बदले की बारी आई तो मैं कैसे रुक जाऊं बोलो? मैं अब एक पल के लिए भी नहीं रुक सकता हूँ। उसकी आंखों में अब शोले धधक रहे थे। इस दौरान वो अदिति की तरफ घुरकर देख रहा था। उसे अब रुद्र पर घिन आ रही थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि वो उसको लेकर इतना बुरा सोचता है। यही वजह थी कि अब वो बुरी तरह से कांपने लगी थी। जो इंसान उसका हाथ पकड़कर लाया था, जिस पर उसने इतना भरोसा किया था, आज वही इंसान उन दोनों के बीच की बातों को सबके सामने उजागर कर रहा था। यही वजह थी कि अब रुद्र से उसे नफरत सी हो गई थी। उसका मन कर रहा था कि वो कहीं दूर भाग जाए। आखिर उसने उस जैसे इंसान से प्यार ही क्यों किया? वो यही सब सोच रही थी कि तभी वो नयनतारा की तरफ बढ़ा और उसके बाद मुस्कुराकर बोला, और फिर मॉम, एक्सीडेंटली मुझे सिजोफ्रेनिया का दौरा पड़ गया। मैंने कोमा में चला गया। मैं उस रात डर गया था। खैर भगवान ने भी तब मेरी इस बदले को लेने में काफ़ी हेल्प करी थी। मनाली में 1 महीने रहने के दौरान उसका दिल पिघल गया। इसका पुराना प्यार फिर से लौट गया। इसने मुझे वहाँ बेशुमार प्यार किया, और आज ये प्रेग्नेंट है। और अब मैं इसे बीच में छोड़कर बताऊंगा, हाँ, इसे मैं बीच में छोड़कर बताऊंगा कि आखिर बदला क्या होता है। अब मुझे सुकून मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा सुकून। वो राक्षसों की तरह हंसता हुआ जैसे जैसे बोले जा रहा था, वैसे वैसे अब अदिति की हालत खराब होती जा रही थी। जहाँ वो रो रही थी, वहीं दूसरी तरफ रुद्र अपने रूम में गया। उसने लॉकर से कुछ 1000 रुपए की नकदी निकाली और उसके बाद वो नीचे आ गया। ये लो तुम्हारी कीमत, बहुत ज़्यादा है। इतनी महंगी तो तुम हो ही नहीं मिस अदिति सिंह। और हाँ, नेक्स्ट वीक तक मैं तुम्हें तलाक देने जा रहा हूँ। उसने पैसे अदिति के ऊपर फेंकते हुए जैसे ही कहा, अदिति ने सारे पैसों को चुन लिया और उसके बाद सामने रुद्र के मुंह पर फेंकते हुए बोली, मैं अभी के अभी आपसे तलाक लेना चाहती हूँ। उसने गुस्से में रुद्र की तरफ देखते हुए कहा, ये विश जल्द ही पूरी हो जाएगी। नाउ गेट आउट फ्रॉम माई हाउस। रुद्र ने उसके हाथ को जैसे ही गुस्से में पकड़ा, उसने उसका हाथ झटक दिया। डोंट टच मी मिस्टर रुद्र प्रताप सिंह राठौड़, मुझे हाथ लगाने के सारे हक खो चुके हैं आप। उसने इतना कहा और उसके बाद वो वहां से बाहर की तरफ जाने लगी। तभी दादी माँ ने रोते हुए रुद्र से कहा, उसे रोक लो प्लीज, प्लीज उसे रोक लो रुद्र बेटे, ये ठीक नहीं किया तुमने। तुम इतना बड़ा पाप नहीं कर सकते हो बेटा, हमारी बहू है वो।
उसके पेट में हमारे घर का वारिस पल रहा है, ऐसा ना करो, उसे ऐसे मत जाने दो बेटा, वो तुम्हारी वाइफ है, इस खानदान की बहू थी, दादी माँ है नहीं। रुद्र इतना बोला और उसके बाद वो अपने रूम की तरफ चला गया तो वहीं अदिति रोते हुए बाहर निकल गई। तभी रुद्र की दादी माँ हम से सोफे पर गिर गई, वो बुरी तरह से कांपने लगी तो वहीं रूबल और घर के नौकर हक्के बक्के थे। माया नयनतारा की तरफ बढ़ी और उसके बाद बोली, वाट ए मास्टर स्ट्रोक, ब्रो ने तो कमाल ही कर दिया। चुप करो माया, शर्म करो, छी, तुम लोगों ने इन दोनों के बीच की गलत फहमियों को बढ़ाया ही है। चुप कीजिए दादी माँ आप, भाई ने कुछ भी गलत नहीं किया है, उसके साथ यही होना चाहिए था, वो ये सब डिजर्व करती है। भाई ने अपने 7 साल पुराने बदले को लेकर कोई गलती नहीं की है। माया इतना बोली और उसके बाद वो अपने रूम में चली गई। तभी नयनतारा भी खुशी के मारे उड़ी हुई सी माया के रूम में गई। उसने झट से दरवाजा लॉक किया और उसके बाद माया को हाई फाइव देते हुए बोली, ये हमारे बिना कुछ किए ही बहुत कुछ हो गया है। इस मूर्ख रुद्र ने तो हमारा काम आसानी नहीं बल्कि पूरा ही कर दिया है। मैंने बदला ले लिया है। इस गधे को कुछ भी पता नहीं है कि उस फैक्ट्री में आग किसी और ने नहीं, हमने ही लगवाई थी। और इसने निकाला किसा है उस लड़की को जिसने उसे पहले कोमा से बचाया और उसके बाद उसने हमसे उसे बचाने की कोशिश की। इससे बड़ा गधा तो मैंने आज तक नहीं देखा है, कमाल ही कर दिया इसने तो। नयनतारा हंसते हुए बोली। उन दोनों की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा था। वहीं दूसरी तरफ रुद्र, उसके चेहरे पर अब सुकून नजर आ रहा था, मानो उसने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े विलेन को हरा दिया है। हालांकि हकीकत तो कुछ और ही थी। उसे नहीं मालूम था कि उसने अदिति को घर से निकालकर कितनी बड़ी गलती की है। उसे अब उसकी इस गलती का खामियाजा क्या भुगतना पड़ेगा ये तो फिलहाल नहीं जानता था। शाम ढल चुकी थी। दिल्ली की सड़कों की स्ट्रीट लाइट्स अब जलने लगी थी। सभी लोग ऑफिस से इस वक्त अपने घरों की तरफ बढ़ रहे थे। टैक्सीज के हॉर्न्स के बीच अब अदिति के सुबकने की आवाज़ दब चुकी थी। उसने अपने सिर को गाड़ी की सीट पर टिका रखा था। आंसू अब उसकी आंखों से लुढ़कते हुए उसके गालों तक पहुंच गए थे। रुद्र की बातों से वो किस कदर टूटी थी इसका जरा सा भी उसे अंदाजा लगाना मुश्किल था। वो उसके बारे में सोच रही थी, कैसे उसने सबके सामने उसको जलील किया था। आखिर किस चीज का बदला लिया था उसने उससे, जबकि उसने तो सब कुछ उसे पहले ही क्लियर कर दिया था। लेकिन विश्वास वही तो नहीं करता था वो उस पर, और इस बात का उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था। हालांकि इस दौरान वो उस पल खुद को भी कोस रही थी कि जो उसने अगस्त्या के बारे में भी उसे नहीं बताया था, और इसके पीछे की वजह भी तो यही थी कि वो अब कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना चाहती थी। भरोसा, एक किसी चीज पर तो हमारा रिश्ता टिका था और आपने मुझ पर वही नहीं किया। एक बार जानने की कोशिश तो की होती कि आपकी अदिति आपसे कितना प्यार करती है, आपके लिए अपनी जान देने तक लिए तैयार है, लेकिन नहीं, आपको आपके दुश्मन ही भले लगते हैं। खैर, अब मैं भी आपको कुछ भी क्लियर नहीं करने वाली कि अगस्त्या हम दोनों का ही बच्चा है। उस दिन होटल रूम में हम दोनों ही थे। वो बड़बड़ा रही थी। उसके बाद उसने अपने आंसुओं को पोंछा और फिर बाहर की तरफ देखने लगी। बाहर हवाएं तेज चलने लगी थी। ठंड भी काफी बढ़ चुकी थी और ऐसा लग रहा था जैसे बारिश भी शुरू होगी। हालांकि अदिति के पास गर्म कपड़े थे, लेकिन वो अपना सारा सामान अपने साथ लेकर नहीं आई थी। उसका मन ही नहीं किया था वहां से कुछ भी लाने का। उसे इस पल रुद्र पर भयानक गुस्सा आ रहा था। उसे वो पल बार बार याद आ रहा था जब रुद्र ने उस पर पैसे फेंके थे। यही वजह थी कि वो काफी गुस्सा थी, लेकिन अब इसका कोई मतलब नहीं था। कुछ ही देर में ड्राइवर ने उसे रेलवे प्लेटफॉर्म पर छोड़ दिया था, जहां से उसने लखनऊ की ट्रेन पकड़ी। इधर जहां अदिति अपनी सीट पर जाकर बैठ चुकी थी, तो वहीं दूसरी तरफ रुद्र के चेहरे पर अदिति को घर से निकाल देने के बाद मायूसी साफ झलक रही थी। वो काफी परेशान लग रहा था। उसे अदिति के साथ बिताया गया हर एक लम्हा याद आ रहा था, मगर न जाने क्यों उस पल वो अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाया था। उसने जिस तरह से उसे बुरे वक्त में संभाला था, उसे वो भी याद आ रहा था। लेकिन अगले ही पल वो जोर से बोला, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता हूँ अदिति, बिल्कुल भी माफ नहीं कर सकता हूँ। उसने क्रोधित होकर कहा। उसकी आवाज अब नीचे नयनतारा और माया के कमरे तक सुनाई दे रही थी, और यही वजह थी कि वो दोनों खुश हो गई। ये अब मजा आएगा, अब ये पक्का पगला जाएगा, देख लेना, नयनतारा बोली। हाँ मोम, और अब ये खुशी विराज भैया से तो शेयर करना बनती है ना। हाँ बिल्कुल, मगर इससे पहले हमें रात होने का इंतजार करना होगा, अभी इतना जल्दी नहीं बताएंगे हम, नयनतारा बोली। ओके मॉम। वो इतना कहने के बाद एक बार फिर आपस में बातें करने में मशगूल हो गई। इस दौरान राठौड़ सदन में अब मातम का सा माहौल छाया हुआ था।
दादी माँ भी अपने कमरे में चुपचाप बैठी हुई थी, तो वहीं रूबल के कमरे में अगस्त्या उसके गले से लगा हुआ था। उसके भी रोने की आवाज़ लगातार लिविंग रूम में ही नहीं बल्कि नयनतारा के कमरे तक पहुंच रही थी। मतलब साफ था कि अब उन दोनों माँ बेटी के लिए इससे ज़्यादा खुशी की कोई बात हो ही नहीं सकती थी। चुप हो जाओ अग्गू, सब ठीक होगा। आंटी, मैं अब कभी भी पापा से बात नहीं करूँगा। पापा बहुत गंदे हैं, अगस्त्या ने रोते हुए कहा। कोई बात नहीं बेटा, तुम उनसे बात मत करना, लेकिन अब तो चुप हो जाओ, रूबल ने उसे प्यार से गले लगाते हुए कहा, जिसके बाद वो उसके सीने में दुबक गया और फिर से रोने लग गया। इधर दूसरी तरफ अपने रूम में बैठे रुद्र को अगस्त्या के रोने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन उसे फिलहाल इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था जो उसने किया है वो अपने तरीके से बिल्कुल ठीक है। उसे अब किसी की भी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं थी। यही वजह थी कि वो उसके बाद अपने लैपटॉप को ओपन करके ऑफिस का कुछ काम देखने लग जाता है। रात के उस वक्त करीब 12 बजे होंगे जब अदिति अपने घर पर पहुंच गई थी, जहां पहुंचने के बाद उसके घर वालों ने उसके सामने कुछ खास रिएक्ट नहीं किया था। हालांकि आज दोपहर को जहां अदिति ने उन सबको गुड न्यूज़ दी थी, वहीं शाम होते ही उसने नुपुर को कॉल कर सब बता दिया था कि उसके और रुद्र के बीच में सब गड़बड़ हो गई थी और फिर वो रोने लगी थी। यही वजह थी कि नुपुर ने उसके आने से पहले ही वहाँ सब अरेंज कर दिया था। उसने भुआ को सख्त हिदायत दी थी कि वो उसके खिलाफ एक लफ्ज भी ना बोले, वरना अच्छा नहीं होगा। तो वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ और घर के बाकी के लोगों को भी उसने अच्छे से समझाया था कि उसे कुछ भी ऐसा ना बोले जिसकी वजह से उसे बुरा लगे। यही वजह थी कि उसके घर पहुँचते ही उन्होंने उसे कुछ भी नहीं कहा और उसको सोने के लिए अच्छे से सेट कर दिया था। उन्होंने उससे डिनर का पूछा तो अदिति ने डिनर करने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्होंने जिद नहीं की। हालांकि उन्हें भी अदिति के डिनर ना करने की वजह से उसकी फिक्र तो हो रही थी। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई नो कि दी की गलती थी, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था जीजू। आपने दी की उम्मीदों को तोड़ा है, आपने कभी उन्हें समझा ही नहीं। दी ने आपके लिए कितना कुछ किया है और मैं आपको इसके लिए कभी माफ़ नहीं करूँगी। नुपुर ने उदास होकर कहा। वो अपने रूम में बिस्तर पर लेटी हुई थी। उस वक्त केवल वही नहीं बल्कि अदिति के घर में जो भी अदिति के साथ रुद्र ने किया था उसको लेकर हर कोई परेशान था। उसके घर में अब मातम का सा माहौल छाया हुआ था। उसकी माँ भी काफ़ी ज़्यादा उदास नजर आ रही थी। हालांकि न जाने उन्हें इस बात का विश्वास था कि अब वो वक्त आ गया है जब सब कुछ सही हो जाएगा। ये परेशानियों का दीपक अब बुझने की कगार पर है, तभी इतना ज़्यादा फड़फड़ा रहा है। शायद उनका ये भरोसा ही था भगवान पर कि इतनी बड़ी बात हो जाने के बावजूद भी उन लोगों ने घर के माहौल को नॉर्मल ही बनाकर रखने की कोशिश की। उन्होंने भी रुद्र को चलकर किसी भी तरह का कोई कॉल नहीं किया था, ना ही उन्होंने उसे बुरा भला कहा था। इधर जहां अदिति अपने रूम में बिस्तर पर सोने के लिए लेट गई थी, तो वहीं दूसरी तरफ रुद्र अब भी सोया नहीं था। वो अपना काम कर रहा था। वहीं उस वक्त नयनतारा भी जाग रही थी। उसने विराज को कॉल लगाया था, लेकिन उसने अभी तक कॉल पिक नहीं किया था। यही वजह थी कि माया और नयनतारा दोनों ही उसके कॉल के आने का इंतजार कर रही थी। यही नहीं कि आज उस वक्त तक घर में कोई नहीं सोया था। दादी माँ भी अपने रूम में परेशान सी बैठी हुई थी, तो वहीं रूबल की आंखों में भी नींद अब तक दस्तक नहीं दी थी। हालांकि उसने अगस्त्या को अपने बिस्तर पर सुला दिया था। आखिरकार जब उसे लगा कि घर के सभी लोग सो गए हैं और रुद्र जाग रहा है, तो उसने डिसीजन लिया कि क्यों ना वो जाकर रुद्र से बात करे। मुझे लगता है मुझे छोटे मालिक से इसको लेकर बात करनी चाहिए। उन्होंने ये सही नहीं किया है, वो इतना बोली और उसके बाद रुद्र के रूम की तरफ बढ़ी। छोटे मालिक, उसने दरवाजे के पास से ही रुद्र को आवाज दी तो वो बोला, हाँ बोलो। वो मुझे आपसे कोई बात करनी है, क्या मैं अंदर आ जाऊं? ओके। वो लैपटॉप स्क्रीन की तरफ देखते हुए ही बोला, जिसके बाद रूबल उसके कमरे में आ गई। उसने दरवाजा बंद कर दिया। वो एक पल के लिए रुद्र की तरफ देखती है तो उसने पाया कि भले ही वो ऊपरी तौर पर कितना भी स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश क्यों ना कर ले, अदिति को घर से निकाल देने के बाद वो परेशान तो काफी ज्यादा है। यही वजह थी कि वो उसके साथ बात करना चाहती थी। हालांकि वो अपनी बात को शुरू कहाँ से करे ये उसे नहीं पता था। इधर जहाँ रूबल ही नहीं बल्कि रुद्र भी मन ही मन परेशान था, वहीं घर में माया के चेहरे में खुशी का माहौल बना हुआ था। विराज, मैं तुम्हें बता नहीं सकती हम दोनों कितनी खुश हैं। मतलब कमाल ही हो गया। उस रुद्र से ज्यादा बड़ा महामूर्ख
इस दुनिया में कोई और नहीं मिलेगा। भला अपने ही हाथों से कोई अपने ही सच्चे प्यार का गला घोटता है क्या? बेवकूफ कहीं का। नयनतारा बोली तो विराज के दिमाग में अदिति का चेहरा घूमने लगा। वो उसे अच्छे से याद थी। मॉम, जानकर अच्छा लगा। अब तो बस हमें इंतजार है उस दिन का जब वो पागल हो जाएगा। अगर नहीं भी होगा तो क्या हुआ, हम उसे पागल कर देंगे। बिल्कुल ब्रो, हम अब ऐसा ही करेंगे। यू डोंट वरी, हम उस पर नज़र बनाए रखे हैं। हमें जैसे ही मौका मिलेगा हम पिछली बार की तरह ही काम करेंगे। लास्ट बार तो उस कमीनी अदिति ने उसे बचा लिया था, लेकिन इस बार उसे कौन बचाएगा? इस बार तो वो भुलाने पर भी नहीं आएगी, देख लेना। उसकी रुद्र ने इतनी बेइज्जती करी कि अब पूछो ही मत। माया भी चहक कर बोली, हाँ बेटा, अब देखना हम कैसे रुद्र की जिंदगी में तबाही लाती हैं। अब उसको हमसे कोई नहीं बचा सकेगा, कोई भी नहीं। नयनतारा ने अपने दांतों को पीसते हुए कहा। इस दौरान उसके चेहरे से लग रहा था जैसे वो उन दोनों ही अब कमर कस चुकी है और मौके की तलाश में है। हालांकि रुद्र उनसे बच सकेगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल था, लेकिन हाँ, इतना जरूर था कि अब माया का खेमा अदिति के जाने के बाद काफी ज्यादा खुश था। ऐसे में वो एक पल को भूल ही गए थे कि क्या अब रुद्र की तरफ से कोई बाजी पलटेगा भी या नहीं। हालांकि विराज पूरी तरह से सतर्क था। वो चुप तो किसी भी हाल में नहीं बैठ सकता था। आप फिक्र ना करो, सब ठीक होगा छोटे मालिक, रूबल ने रुद्र से प्यार से मुस्कुराकर कहा। इस दौरान रूबल ने उसे अपने गले से लगा रखा था। आज पहली बार जब वो उसके गले से लगा था तो उसे एक अलग ही तरह का सुकून मिल रहा था। वो उसके बालों को सहला रहे थे। इस दौरान उसकी आंखों में आंसू थे। रुद्र भी काफी भावुक नजर आ रहा था, लेकिन न जाने क्यों वो कुछ भी बोलना नहीं चाहता था। और वो भी तो नहीं चाहती थी ना कि वो कुछ बोले। वो बस ऐसे ही उसे अपने सीने से लगाए रखना चाहती थी। छोटे मालिक, मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप मालकिन से कितना प्यार करते हैं। आप उनके अलावा कभी किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, चाहे फिर मैं ही क्यों ना हूँ। लेकिन हाँ, एक दोस्त होने के नाते मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। मैं हमेशा आपसे प्यार करती रहूंगी। और जब आपको मेरी सबसे ज्यादा जरूरत होगी तो मैं बिना कुछ सोचे समझे आपके पास ही आ जाऊंगी। बशर्ते आप मुझे बुला लेना। वो मन ही मन बोली जा रही थी तो वहीं रुद्र अब भी उसके सीने से लगा हुआ था। वो उसे कमजोर नहीं पड़ने देना चाहती थी। यही वजह थी कि उसने प्यार से उससे कहा, आई नो आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन इतना जान लीजिए जो भी होगा अब ठीक ही होगा। अपने निर्णय पर बने रहिए बस। रूबल ने उसे फिर से समझाया, जिसके बाद रुद्र उसकी आंखों में देखते हुए बोला, काश ऐसा ही हो रूबल। अगर हुआ तो देख लेना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ झेला है, अब और नहीं। अब मुझे बदला चाहिए, मैं चुप नहीं बैठ सकता हूँ। रुद्र की आंखें गुस्से के मारे लाल हो चुकी थी। यही वजह थी कि वो उसे थोड़ा शांत करने के इरादे से बोली, टाइम आने दो छोटे मालिक, सब ठीक होगा, देखिएगा। मैंने आपको बहुत करीब से देखा है, मैं आपके हर दर्द में शामिल रही हूँ। ऐसे में सब जानती हूँ कि आपने कितना कुछ झेला है और उन सब का आपको हिसाब भी बराबर करना है। लेकिन हमें सही वक्त का इंतजार करना होगा। तब तक के लिए आप अपने गुस्से पर काबू पाइए और मौके का इंतजार कीजिए। रही बात मेरी, तो मैं तो हमेशा आपके साथ रहूंगी। एक बार को आपने अगर मुझसे मेरी जान भी मांगी तो मैं हाजिर रहूंगी। आई नो रूबल, तुम जब मेरा साथ देने की बात आएगी तो तुम कभी पीछे नहीं हटोगी, लेकिन मरने की बात मत करो। मैं चाहता हूँ तुम बस ऐसे ही मेरा साथ दो हमेशा। रुद्र ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, आई एम ऑलवेज विथ यू छोटे मालिक, यू डोंट वरी, सब ठीक ही होगा। उसने मुस्कुराकर कहा और उसके बाद एक बार फिर से उसकी पीठ को सहलाने लगी। उसके चेहरे पर उस पल हल्की सी मुस्कुराहट थी। आज पहली बार रुद्र उसके सीने से लगा था। वो जानती थी कि वो जल्दी से ये हक किसी को नहीं देता था, लेकिन आज उसने ये हक उसे दिया था और यही वजह थी कि वो बहुत खुश थी। हालांकि वो अच्छे से जानती थी कि वो उसकी नहीं बल्कि अदिति की अमानत है और उसे अब उसको संभाल कर रखना है। उसे उसका अच्छे से ख्याल रखना है। यही वजह थी कि वो उसको लेकर अब ज़्यादा सपने नहीं देख सकती थी। उसे भी तो बखूबी पता था कि चाहे फिर नफरत का हो या प्यार का, उसका रिश्ता तो अदिति के साथ ही बना रहेगा। ऐसे में वो अपनी मर्यादाओं को अच्छे से जानती थी। तो वहीं दूसरी तरफ रुद्र भी तो पहली बार उसके सीने से लगा था। पहली बार उसने रूबल को सिर्फ घर का सदस्य ही नहीं बल्कि उसे दोस्त भी मान लिया था। फिर चाहे वो इसका ऐलान करे या ना करे, लेकिन रूबल तो जान गई थी कि वो अब उसके साथ कितना कंफर्टेबल फील करता है। इधर जहां वो उसके सीने से लगा हुआ था तो वहीं दूसरी तरफ रूबल अब ये सोच रही थी कि अदिति अपने घर में किस हाल में होगी।
उसे अब उसकी फिक्र सता रही थी। सुबह के उस वक्त करीब 7 बज रहे थे। लखनऊ में अदिति के घर में इक्का दुक्का लोग ही उठे थे, क्योंकि आज ठंड हद से ज्यादा थी। ऊपर से भारी ठंडी हवा चल रही थी और बारिश कभी भी शुरू हो सकती थी। मौसम कल रात से ही बिगड़ गया था और ऐसे में उन सबको नींद भी काफी अच्छे से आ रही थी। उस वक्त अदिति भी अपने रूम में बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही थी, क्योंकि वो कल रात को देर से सोई थी और यही हाल नूपुर का था। हालांकि अदिति की माँ और उसकी बुआ जी कुछ ही देर बाद उठ गई थी। उसकी माँ उठकर वॉशरूम की तरफ फ्रेश होने के लिए बढ़ी, क्योंकि वो उठने के बाद पहले कॉफी अदिति के पापा को ही पिलाती थी, उसके बाद वो खुद पीती थी। आजकल उसके पापा की तबीयत में भी काफी सुधार होने लगा था। वो गिलास को भी अब अपने हाथों से उठाने लगे थे। हालांकि बोल सकने और खुद से उठ सकने की हालत में वो अब भी नहीं थे। यही वजह थी कि उठने के बाद फ्रेश होने के लिए वो अदिति की माँ को घंटी बजाकर ही बुलाते थे। आज भी उन्हें जल्दी ही जाग आ गई थी और यही वजह थी कि वो अदिति की माँ को बुलाने के लिए घड़ी की तरफ लपके। लेकिन कल रात को उसकी माँ ने गलती से उस टेबल को उनसे दूर रख दिया था जिस पर वो घड़ी पड़ी थी। वो खुद से हिम्मत करके उस घंटी की तरफ लपके, लेकिन वो टेबल उनके बिस्तर से काफी ज्यादा दूर थी। यही वजह थी कि उन्होंने एक बार फिर से कोशिश की। अगले ही पल उन्होंने हिम्मत भर के अपने पैर को जमीन पर रखा। उनके मुंह से अब आह भी निकल गई। कोशिश करने पर जब उन्होंने अपने पैर को जमीन पर रख लिया तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि काफी दिनों के बाद वो खुद का पैर उठाने की सूरत में आ गए थे। यही वजह थी कि उन्होंने एक एक करके दोनों पैरों को जमीन पर रखा। अब उनके चेहरे पर छाई हुई खुशी देखने लायक थी। अगले ही पल उन्होंने बेड का सहारा लिया और उसके बाद हिम्मत करके वो खड़े हो गए। इस बार तो उनकी खुशी देखने लायक थी, जिसके बाद उन्होंने किसी बच्चे की तरह पहला कदम उठाया और उसके बाद दूसरे, और अगले ही पल वो लड़खड़ा गए, जिससे उनका सिर आधे टेबल से जा टकराया। वो जोर से चीखे और फिर अचानक से जैसे ही अदिति के पापा के कमरे से उनकी चीखने की आवाज सुनाई दी, अदिति के घर में चारों ओर वो आवाज गूंज उठी, जिससे अदिति, नुपुर और उनके घर के नौकर भी जाग गए। अगले ही पल दूसरी बार उनकी चीखने की आवाज सुनाई दी। यही वजह थी कि अदिति की माँ और उसकी बुआ दौड़ती हुई उनके कमरे की तरफ गई। अगले ही पल जब उनकी नजर अदिति के पापा पर पड़ी तो वो दोनों जोर से चीखी, अदिति। अदिति और नुपुर को जैसे ही उनके चीखने की आवाज सुनाई दी, वो भी अगले ही पल दौड़ते हुए नीचे आई। कुछ ही देर में वो दोनों उनके कमरे के अंदर गई। उन्होंने जैसे ही अपने पापा को खून से लथपथ पाया, अदिति जोर से चीखी, पापा। अदिति बेटा, गाड़ी स्टार्ट कर, हमारे पास वक्त नहीं है, इनका बहुत खून बह रहा है। उसकी माँ ने उसके पापा को संभालते हुए कहा। उसके सिर से खून बह रहा था। वो गिर के अगले ही पल बेहोश हो चुके थे। टेबल का नुकीला हिस्सा उनके माथे के अंदर घुस गया था और यही वजह थी कि वो बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लीडिंग होने लगी थी। इस तरह का नजारा अपने सामने देखकर अदिति स्तब्ध थी। उसे कुछ आइडिया नहीं था कि वो क्या करे। अदिति, क्या देख रही है बेटा, जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर। वो इस बार जोर से चीखी तो वहां दौड़ते हुए बाहर की तरफ गई। उसने अगले ही पल गाड़ी को स्टार्ट किया तो वहीं पीछे से नुपुर, उसकी माँ, घर के एक नौकर और बुआ ने मिलकर उसके पापा को उठाया और उसके बाद गाड़ी में बैठाया। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी पापा, कुछ भी नहीं, अदिति रोते हुए बोली। उसकी आंखें लाल हो रखी थी। कल रात को देर रात से सोने के चलते उसकी नींद भी पूरी नहीं हुई थी, लेकिन उसने अपने पापा की इस तरह की स्थिति देखकर वो मायूस हो गई थी। वो रोते हुए ही गाड़ी को ड्राइव कर रही थी। इतनी सुबह ट्रैफिक नहीं था, यही वजह थी कि उसने गाड़ी की स्पीड को खूब बढ़ा दिया था। तभी लगातार बह रहे खून को देखकर नुपुर जोर से अदिति से बोली, जल्दी करो दी, पापा की कंडीशन खराब होती जा रही है। मम्मा, आप उनके माथे पर हाथ लगा लो, खून नहीं बहेगा, नुपुर रोते हुए बोली। जिसके बाद उसकी माँ ने अदिति के पापा के माथे पर हाथ लगा दिया। वो भी रोई जा रही थी। हे महादेव, हमारी कैसी कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप। आगे ही हम अब कितने परेशान हैं, और अब ये शब्द, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है उनके टेबल की चोट कैसे लग गई। इतनी दूर तो बिस्तर से गिरने पर भी नहीं लग सकती है ना। ऊपर से वो खुद तो बिस्तर से उठ भी नहीं सकते हैं। उनके रूम में भी कोई नहीं था, उसकी माँ ने सोचते हुए कहा। तो नुपुर ने कहा, कहीं मम्मा पापा खुद खड़े तो नहीं हुए हो ना। आजकल वो खुद से अपना हाथ भी उठाने लगे हैं। हो सकता है पापा खुद ही उठे हो, क्योंकि उनके रूम में उस वक्त तक कोई नहीं था। मम्मा, अगर ऐसा हुआ तो इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। हाँ नुपु, मगर अब पापा ठीक तो है ना। हे कान्हा जी, सब ठीक कर देना प्लीज।
अगर पापा उठकर खड़े होने की स्थिति में आ गए तो फिर वो ठीक हो सकते हैं। हे कान्हा जी, बस इस बार आप पापा को बचा लो। एक बार वो ठीक हो जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। फिर मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूँगी, अदिति ने दुखी होकर कहा और गाड़ी की स्पीड को और तेज कर दिया। कुछ ही देर में उसने गाड़ी को हॉस्पिटल पहुँचा दिया, जिसके बाद उन सब ने मिलकर अदिति के पापा को कार से उतारा और एक हॉस्पिटल स्टाफ से बोली, भैया प्लीज स्ट्रेचर इधर लाइए, इट्स इमरजेंसी। उसने जैसे ही कहा वो स्ट्रेचर को उस तरफ लेकर आया, जिसके बाद उन सब ने मिलकर अदिति के पापा को उस पर लेटाया। अदिति उनके अंदर आने से पहले ही डॉक्टर की तरफ दौड़कर गई। डॉक्टर, एक इमरजेंसी केस है, मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया है, प्लीज जल्दी से उन्हें एडमिट कीजिए। उसने जैसे ही कहा डॉक्टर बोला, इस तरफ, उन्हें यहाँ लेकर आइए। डॉक्टर ने आईसीयू रूम की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिसके बाद अदिति और बाकी के लोग मिलकर उसके पापा को आईसीयू में लेकर गए, जहाँ अगले ही पल डॉक्टर स्टाफ के साथ आईसीयू रूम में गया। आप बाहर इंतजार कीजिए, नर्स बोली और उसके बाद उसने अदिति को बाहर की तरफ भेजा। अगले ही पल उसके सामने दरवाजा बंद हो गया। अदिति की माँ अब फुट-फुट कर रोने लगी। मम्मा सब ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लो मॉम। अदिति ने अपनी माँ को दिलासा देते हुए कहा। हालांकि ये भी सच था कि अदिति की माँ उस वक्त काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। उन्हें इस बात का डर सता रहा था कि कहीं उसके पापा को कुछ हो न जाए। वो बस तो जाएंगे ना? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है बेटा, ये भगवान जी हमारी इतनी परीक्षा क्यों ले रहा है? उसकी माँ दुखी होकर बोली। इस दौरान वो लगातार रो रही थी। अदिति ने उन्हें अपने गले से लगा लिया और उसके बाद रोकर बोली, मम्मा आप फिक्र ना करो, सब ठीक होगा। मुझे लगता है पापा ठीक हो जाएंगे। काश हो जाए बेटा, अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जी सकूंगी? वो फिर से रोते हुए बोली। उन्हें कुछ नहीं होगा मम्मा, देखो पापा खड़े भी हो गए होंगे ना। उन्होंने कोशिश की होगी तभी तो वो टेबल पर गिरे, वरना ऐसे तो हो ही नहीं सकता ना। और बस सब ठीक होगा। अदिति ने प्यार से उन्हें पुचकारा तो वहीं भुआजी भी आज रोने लगी थी। यही वजह थी कि नूपुर आगे बढ़ी। उसने भुआजी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बुआ आप रो मत ना। कैसे ना रो नूपू, भैया जी को देखो क्या हो गया है, वो कब ठीक होंगे? आज 7 साल हो गए हैं उनके मुंह से छुटकी नाम सुने, कब ठीक होंगे तुम ही बताओ। वो उसके गले से लगकर रोने लगी, जिसके बाद नूपुर ने उन्हें दिलासा दिया। चुप हो जाओ भुआजी, पापा देखना अब एक बार फिर से आपको छुटकी कहेंगे, आप रो मत वरना कहीं पापा आपको फिर से डांट न लगाए। उसने जैसे ही कहा तो भुआजी बोली, काश उनके मुंह से वो भी सुनने को मिल जाए बेटा। वो दुखी होकर बुरी तरह से रोने लगी। आज पहली बार अदिति को भी अपनी भुआजी को रोते हुए देखकर बुरा लग रहा था, वरना इससे पहले वो कभी इस तरह से रोया नहीं करती थी। नुपू, मैं मंदिर रोजाना इसलिए नहीं जाती थी कि मेरा घर बस जाए, तुम्हारी फूफा को अक्ल आ जाए, वो मुझे यहाँ से लेकर चले जाए, वो शराब पीना छोड़ दे, मुझे मारे पीटे ना, बल्कि इसलिए ताकि भैया जी ठीक हो जाए, ताकि मैं उनके मुंह से छुटकी नाम सुन सकूं। लेकिन भगवान जी है कि मेरी प्रार्थनाओं का ऐसा फल दे रहे हैं मुझे। वो बुरी तरह से रोने लगी थी। तो वहीं अदिति भी उन्हें गले से लगाते हुए बोली, भुआ जी आपकी प्रार्थनाएं कभी गलत सिद्ध नहीं होगी, सब ठीक होगा। वो उन्हें पुचकारने लगी। कुछ ही पल तक इसी तरह से रोने के बाद वो शांत हो गई। अभी आप सब बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। आई नो आप में से किसी ने भी चाय नहीं पी है, अदिति ने सबसे प्यार से कहा। तो नूपुर बोली, दी आप रेस्ट करो, मैं लेकर आती हूँ। अरे नहीं, तुम दोनों के साथ रहो, मैं जाती हूँ ना। श्याम जी आप भी मेरे साथ चलिए, उसने अपने नौकर से कहा, जिसके बाद वो मुस्कुराकर बोला, ओके मैम साहिब चलिए, मैं तैयार हूँ आपके साथ जाने के लिए। वो इतना बोला, उसके बाद अदिति के साथ हो लिया। तो वहीं दूसरी तरफ नूपुर अपनी माँ और बुआ दोनों को ही संभालने में लग गई। इधर बाहर जाते वक्त अदिति की आंखों में आंसू छलक पड़े। वो काफी परेशान नजर आ रही थी। उसे अब अपने पापा की फिक्र सता रही थी। उनकी ब्लीडिंग काफी ज्यादा हो चुकी थी। यही वजह थी कि अब उसे डर सता रहा था कि कहीं उन्हें कुछ हो न जाए। जहां एक तरफ अदिति की जिंदगी में आज इतनी सुबह ही फिर से एक भूचाल आ गया था, तो वहीं दूसरी तरफ रुद्र बिस्तर पर सो रहा था। वो कल रात को देर रात से सो पाया था। उसे अदिति के साथ बिताए गए लम्हे याद आ रहे थे। उसे वो भी बखूबी याद आ रहा था कि कैसे अदिति ने उसे मनाली में संभाला था और उसे ठीक करके वापस यहाँ लेकर आई थी, और उसके बाद उसने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया। लेकिन न जाने क्यों उसके साथ इतना बुरा करने के बावजूद भी उसके माथे पर एक शिकन मात्र नहीं थी। वो सुकून की नींद सो रहा था, मानो कल उसने कोई बहुत बड़ा काम किया हो। वो उस पल गहरी नींद में सो रहा था, तभी उसका फोन बजा। उसने नींद में ही फोन पिक किया। अगले ही पल सामने से
उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसने तुरंत ही कहा, व्हाट हैपेंड? क्या? मगर कैसे हुआ ये सब? यू डोंट वरी, उनके इलाज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे वो ठीक चाहिए। आई समझ, और हाँ, रोने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। रुद्र ने सामने वाले इंसान को समझाते हुए कहा और उसके बाद कॉल कट कर दिया। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।